चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। रवि वर्मा के साथ आज सीखेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो आपका कक्षा 11, 12 और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं बारीकी से सबसे पहले कार्बनिक रसायन के बारे में कि कार्बनिक रसायन है क्या। कहता है कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न के बारे में बात हो, ठीक है, उसका वर्णन हो, उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके बारे में कुछ टर्म हम लोग जानेंगे कि इसकी बेसिक चीजें क्या है और किसने और कब दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले मान्यता यह रही, क्या रहा कि कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आ गया, ठीक है, क्या आ गया कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कि वैसे यौगिक बताया गया कि वैसे यौगिक जो सजीवों से प्राप्त हो, वैसे यौगिक जो सजीवों से प्राप्त हो या जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त हो, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब किसने, एक वैज्ञानिक आए, कौन, लेवोजियर। याद रखेंगे बच्चे लोग, कौन आए, लेवोजियर। लेवोजियर ने बतलाया कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। लेवोजियर ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बतलाया कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। इसी का व्युत्पन्न को हम कहेंगे कार्बनिक रसायन। लेकिन बाद में कुछ मान्यताएं और आई और कुछ अवधारणाएं गलत भी हुई, कुछ सही भी हुई। आइए देखते हैं आगे बारीकी से क्या हुआ। फिर आ गया जैविक बल सिद्धांत, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये क्या हुआ, जीवन शक्ति का सिद्धांत बोला गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, ये बतलाया कब, 1815 में। कब बतलाया गया है, याद रखेंगे 1815 में। 1815 में किसने दिए हैं, तो स्वीडन के वैज्ञानिक, कहाँ का, स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बर्जेलियस, जिनका नाम है बर्जेलियस। बर्जेलियस ने बतलाया कि जो कार्बनिक यौगिक है केवल सजीवों से प्राप्त किए जा सकते हैं या इनको से जंतुओं से या वनस्पतियों से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, जिन्हें बोला गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। आपको याद हो गया कि कार्बनिक यौगिकों को सिर्फ जीवों या वनस्पतियों या जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लैब में नहीं बनाया जा सकता है, जिसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अब आगे आ गया, ठीक है, और कहता है कि सिर्फ किसने, बर्जेलियस बतला दिया। क्या बतलाया, बर्जेलियस ने कहा कि कार्बनिक यौगिक को, लिख लेंगे आप, कार्बनिक यौगिक को केवल सजीवों या यहां पर लिख सकते हैं जीवों या वनस्पतियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा गया। अब ये जो कहा गया, तो अब लेकिन जो है, ठीक है, लोगों के अंदर खलबली मचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ कार्बनिक रसायन को है जीवों से ही प्राप्त कर सकते हैं, लैब में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 अभी ये मान्यता बनी रही, कुछ समयों तक
ये जो बर्जिलियस का सिद्धांत है वो अड़िग रहा, इन्हीं के सिद्धांत पे टिका रहा, लेकिन कुछ समय के बाद जो है इनकी सिद्धांत भी क्या हो गई, गलत साबित हुई। कैसे, जो देखते हैं। डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या देखना है, डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप एक नाम सुने होंगे बोहलर का, और एक सुने होंगे कोलबे का। इस पे घटना बतलाते हैं छोटी सी। अब कहते हैं कि बर्जिलियस, कौन थे महोदय, बर्जिलियस, इन्होंने बतलाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल कहाँ, सजीवों में, जीवों या वनस्पतियों से प्राप्त हो सकता है। लेकिन इन्हीं का एक छात्र थे, दो छात्र, कौन, एक है बर्जिलियस के एक छात्र बोहलर और एक है कोलबे। कहते हैं कि एक दिन की घटना घटती है कि बर्जिलियस के जो दोनों छात्र हैं बोहलर और कोलबे, एक दिन बर्जिलियस महोदय इनके लैब के, ठीक है, दो असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो ये नहीं होते हैं उस लैब में, ये कहीं चले जाते हैं, और ये दोनों आपस में, ठीक है, खेल करने के चक्कर में एक लैब से जा टूटती है और नीचे आकर फ्लक्स पे, ठीक है, क्या हो गई, गिर गया। और वहां से जब लैब में, ठीक है, क्या हुआ, ऊपर से फ्लक्स टूटता है तो एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम था यूरिया, जिसका नाम रखा गया था यूरिया। इस यूरिया को जो है, ये क्या है, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, इसका निर्माण हो गया। तो कई दिनों तक ये जो है ये अनुपस्थित रहते हैं लैब में, और ये बात नहीं पता चलती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद बर्जिलियस को पता चलती है कि बोहलर के साथ में, ठीक है, और कोलबे ने लैब में ऐसी ऐसी घटना किया। लेकिन कुछ दिनों तक बाद में यूरिया का जो खोज है इनके बर्जिलियस के नाम तक जाना जाता है। लेकिन बर्जिलियस जो है अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि ये जो यूरिया का निर्माण है वो बर्जिलियस के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, बोहलर के द्वारा किया गया। तो यही जो बोहलर जो है बतलाया गया, ठीक है, क्या बतलाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बनिक रसायन को लैब में भी बनाया जा सकता है, और इस प्रकार डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी हो गया। क्या हो गया, डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। जीवन शक्ति का सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया, किसके द्वारा, बोहलर के द्वारा। क्वेश्चन आ जाएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले यौगिक का नाम क्या है, याद रखेंगे, यूरिया, NH2CONH2, इट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब आगे कहता है कि बोहलर ने किस प्रकार के जो है यूरिया का निर्माण किया। प्रश्न आ जाती है, बोहलर ने इस यूरिया का निर्माण किया, वो किस प्रकार किया। तो उसने जो है
ये देखिए बोहलर ने जो आपको घटना बतलाएं उसमें हुआ क्या था। बोहलर ने जब किसको अमोनियम सल्फेट वाला फ्लक्स फेंका तो कहाँ गिरा था, पोटेशियम साइनेट वाला में, और नीचे पे जैसे ही गिरा वो हीट वाले फ्लक्स पे था, वहां से क्या चीज का निर्माण हो गया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट मिलकर निर्माण कर दिया अमोनियम साइनेट का। अमोनियम साइनेट जो है नीचे फ्लक्स से, ठीक है, नीचे वाले फ्लक्स से क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। जब ये गर्म हो रहा था, ठीक है, तो गर्म होने के बाद जो है यही जो है, ठीक है, अमोनियम साइनेट गर्म होने के बाद किस चीज का निर्माण कर ले रहा, यूरिया का निर्माण कर लिया। इस प्रकार देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनने वाली है वो यूरिया किस प्रकार बन गया। आइए जानते हैं आगे। अब कहता है कि कोल्बे ने, ये कब हुआ था घटना, ये घटना का जिक्र किया 1815 में। फिर कहता है कुछ दिनों के बाद कब, 1845 में, ठीक है, कोल्बे ने लैब में एसिटिक एसिड बना डाला। याद रखेंगे कि 1815 में किसने, कोल्बे ने लैब में एसिटिक एसिड बनाया। इसने कोल्बे महोदय ने लैब में प्रयोगशाला में 1815 में एसिटिक एसिड बनाया। आगे कहता है कि बर्थोलॉट ने 1856 में, ठीक है, इसका प्रयोगशाला में CH4 मिथेन का संश्लेषण कर डाला। इसने बर्थोलॉट ने 1856 में किसका, लैब में मिथेन का संश्लेषण कर डाला, और इसके बाद कार्बनिक यौगिक जो का जो क्या हो गया, कहता है आगे कि कार्बनिक यौगिक का वह सूत्र जो अणु का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है, इससे आ गया किस प्रकार मिला था कि कार्बन है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन इस प्रकार अटैच थे, जो बदलाया गया, ठीक है, क्या बदलाया गया कि कार्बनिक यौगिकों का वह सूत्र जो अणु का पूर्ण चित्रण क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु में जो अणु है वो आपस में क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं, और इनके जो जुड़े होने की जो विधि है इसी को बोला गया संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचनात्मक सूत्र जो चित्र, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वैसा चित्र जो यह बतलाए कि अणु जो है आपस में एक दूसरे के द्वारा बंधे हुए हैं, उस बंधे हुए चित्र को हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब कहता है कि वैसा संरचना, ठीक है, वैसा संरचना जिसमें अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक अबंध को लघु रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे लुईस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इसमें कहा गया कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तत्वों को आपस में क्या चीज के द्वारा, सिंगल, डबल और ट्रिपल के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। याद रखेंगे संरचनात्मक सूत्र में इसमें अणुओं को एकल बंधन द्वारा या द्विबंधन द्वारा, त्रिबंधन द्वारा जो साझेदारी को दर्शाया जा रहा है इसको लुईस स्ट्रक्चर बोला जाता है। लुईस स्ट्रक्चर। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी, नोट कर लेंगे। अब आगे कहता है, क्या कहता है, तो वैसा संरचनात्मक सूत्र, ये संरचनात्मक सूत्र बन गया। वैसा संरचनात्मक सूत्र जिसमें कुछ या सारे सहसंयोजक बंधक को मिलाकर, वैसा संरचनात्मक सूत्र जिसमें कुछ सहसंयोजक या सारे को मिलाकर एक छोटे से फॉर्म में
क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, ये बहुत बड़ा है, इसको टुकड़ा कर छोटा कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हिंदी में बोला जाता है संघनित संरचनात्मक सूत्र। जैसे लिखते हैं CH4 C2H6 या C2H5OH, इस प्रकार का जो भी लिखा जा रहा है इसको बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, संघनित संरचनात्मक फॉर्मूला। अब कहता है ये जो अणुओं के बीच में जो आबंध था, बॉन्ड था, अगर इसको ठीक है हाइड्रोजन परमाणु के रूप में ना लिखकर कार्बन के आबंध को टेढ़ी मेढ़ी किया रूप में लिखा जाए, ठीक है, इस प्रकार खाली सूचित किया जाए, इस वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, तो बने रहिए लास्ट तक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भारी पेपर नहीं है, बस बेसिक वाले टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर जड़ अच्छी हो तो शाखाएं अपने आप अच्छी होगी, और जड़ अगर खराब हो तो शाखाएं को गिरने में भी देर नहीं लगती है। तो अपनी जड़ों को मजबूत करें, शाखाएं अपने आप मजबूत होती जाएगी। और कहा गया है सोच के बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर के बदलो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर के बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। तो आगे सीखना है बॉन्ड लाइन तक। अब कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ तक देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आया, अब हम सीख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस चीज के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण सीखना है हमें, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इसमें क्या मिलेगी, तो कहता है, क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिक जो है, कौन, कार्बनिक यौगिक, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। पहला बांटा गया एलिफैटिक, पहला बांटा गया एलिफैटिक कंपाउंड, और दूसरा बांटा गया है एरोमेटिक कंपाउंड में। पहला बांटा गया एलिफैटिक कंपाउंड में और दूसरा बांटा गया एरोमेटिक कंपाउंड में। एलिफैटिक में अब कहता है कि इसको भी दो पार्ट में बांटा गया। एलिफैटिक को भी एक बांटा गया ओपन चेन, एक बांटा गया ब्रांच चेन। ओपन चेन का मतलब हो गया या स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला में, और इसको बांटा गया शाखा युक्त श्रृंखला। क्या बोला गया, शाखा युक्त श्रृंखला। अब जो है एरोमेटिक कंपाउंड को, ठीक है, जिसको बोला जाता है चक्रीय श्रृंखला या बंद श्रृंखला, याद रखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड को क्या बोला जाता है, चक्रीय या बंद श्रृंखला। चक्रीय या बंद श्रृंखला को क्या किया गया, इसको भी बांटा गया किसमें, दो पार्ट में। एक बांटा गया समचक्रीय, एक बांटा गया विषम चक्रीय में। यहां तक चीजें क्लियर हो रही होगी। अब देख रहे हैं कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ा गया है, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, ओपन चेन एंड ब्रांच चेन। एरोमेटिक कंपाउंड को भी आपको क्लियर है, दो पार्ट में बांट दे रहा, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब कहता है कि कार्बोचक्रीय अथवा समचक्रीय को कार्बोचक्रीय भी बोलते हैं, याद रखेंगे। समचक्रीय को कार्बोचक्रीय भी कहते हैं, कार्बोचक्रीय।
अब यहाँ पर कहता है कार्बो चक्रीय जो है, ठीक है, इस यहाँ पर भी जो आपका है ये अलग अलग पार्ट में बट गया। किस वाले पार्ट में बट गया? कार्बो चक्रीय। ये टूट गया आपका एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये टूट गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड में और एरोमेटिक कंपाउंड में। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड में। अब कहता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या था? तो एलिसाइक्लिक में आ गया आपका, ठीक है, जो इस प्रकार का मिलेगा सिंगल डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो होगा, लेकिन इस प्रकार मिल जाए, इस प्रकार का मिल जाए तो हो जाएगा एलिसाइक्लिक में, इस प्रकार का मिल जाए ये हो जाएगा एरोमेटिक में। तो यहां तक हम समझें कि एलिसाइक्लिक किस टाइप का होगा और एरोमेटिक किस टाइप का होगा। अब आगे सीखते हैं बच्चे लोग, क्या सीखते हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। जान लीजिए हाइड्रोकार्बन के बारे में। नाम ही है हाइड्रोकार्बन। कहता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के व्युत्पन्न को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन के व्युत्पन्न को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आपको याद हो गया होगा भली भांति, हाइड्रोजन और कार्बन के व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन फर्स्ट टर्म में ही दिया गया, हाइड्रोजन एंड कार्बन का व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कहता है हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पर दो पार्ट में तोड़ा गया है, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब कहता है कि सेचुरेटेड में क्या हो गया? इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कहलाएगा अनसेचुरेटेड। अर्थात सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा? अल्केन। अल्केन किस में जाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। दूसरा आता है अनसेचुरेटेड, इसमें क्या मिलेगा? अल्केन। क्या मिल जाएगा? अल्केन। थर्ड क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या मिल जाएगा? अल्काइन। ये हो गया हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को देख लिए कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड किसको कहते हैं? यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन हो, यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन हो, याद रखना, यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंधन हो या त्रिबंधन हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब समझना है हमें आगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आगे क्या सीख लेना है? फंक्शनल ग्रुप, जिसको बोलते हैं क्रियाशील मूलक। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? जिसको बोलते हैं क्रियाशील मूलक। अब कहता है कि इसको समझेंगे, क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक क्या कहता है? लिख लेंगे, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह
उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों को बतलाता है उसे क्रियाशील मूलक कहते हैं। तो आप भली भांति आपको ज्ञात हो गया होगा, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसको कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुण को बतला रहा है कि उसका अंदर कौन से गुण है, कि अल्कोहल है, फिनॉल है, इथर है, ठीक है, कि कार्बोजेनिक अम्ल है, कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, इथर है, कौन सी गुण है उसमें, जो भी गुण उसके अभिलाक्षणिक गुणों को बतलाएगा वो उसका कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील मूलक। या आप याद रखेंगे आगे क्या याद रखना है कि समान क्रियाशील मूलक युक्त यौगिक समान गुण दर्शाते हैं। समान गुण दर्शाते कहते हैं कि समान क्रियाशील मूलक जो है, क्रियाशील मूलक युक्त यौगिक जो भी होगा जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा वो सेम प्रॉपर्टी जो क्या दिखाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई है, जल्दी से नोट कर लें। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा। एक छोटी सी उदाहरण से समझने की प्रयास करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को एक छोटी सी उदाहरण का समझने का प्रयास करते हैं दैनिक जीवन में किस प्रकार का, जैसे सपोज करिए कि ये तत्व है, लेकिन एक जनरल वे में बोला जाए तो इस साधारण भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग को जो आप घरों पे रह रहे हैं अपने, ठीक है, ये रहने वाले व्यक्ति हैं जो भिन्न भिन्न समुदाय या भिन्न भिन्न जाति के हैं। अब जो है कोई देखते हैं कि अगर कोई टिक बढ़ा रखा है और टीका ले रखा है तो आप समझते हैं कि क्या है, पुजारी है। क्या है, पुजारी है। आप देखे हैं, क्या देखे हैं, ऊपर का पूरा बाल कटवा रखा है, ठीक है, और उसका स्टाइल तो आप पकड़ते हैं कि ये आर्मी की स्टाइल है। या फिर किसी को आप एक यहाँ से पहचान कर लेते हैं कि धोती कुर्ता में है, ठीक है, मोछ है, दाढ़ी भी है, धर्म का पहचान कर लेते हैं हिंदू है। यहाँ से पकड़ ले रहे हैं कि अगर, ठीक है, मोछ मुड़वा रखा, दाढ़ी बढ़ा रखा है तो मुस्लिम है। तो यहाँ से एक आप जाति का या धर्म का बंटवारा कर ले रहे हैं। दूसरी चीजें हैं कि आप एक पहचान जो किए हैं इसको देखकर उसी जो है आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि अभिलाक्षणिक गुण उसको देखें और बतला दें तो वो क्या है, किस जाति है और किस धर्म का है। इसी धर्म को हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में क्रियाशील मूलक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बातें। तो अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीजें मिल रही थी। तो आ जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक। दूसरा मिल जाएगा हमें उसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं क्रियाशील मूलक। एक बन जा रहा है कंपाउंड, दूसरा कॉलम बन जा रहा है फंक्शनल ग्रुप। जैसे मिल गया अल्केन, क्या मिल गया, अल्केन। तो अल्केन का क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड नजर आता है तो हम बोलते हैं अल्केन है। यदि अल्कीन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आता है
अल्काइन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर अल्काइल होता है तो कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होती है, जो है वो शेष रह जाती है, तो उसको अल्काइल बोलते हैं। याद रखना, अल्काइल को आर से भी डिनोट किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है जिसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। अब रखेंगे अल्काइल ग्रुप का उपयोग जो है बहुत ही ज्यादा होने वाला है, तो इस टर्म को हमें ज्यादा से ज्यादा याद रखना, अल्काइल विच इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अल्कोहल। अल्कोहल को एकल बॉन्ड OH से, एल्डिहाइड हो गया एकल बॉन्ड CHO, कार्बोजेलिक हो गया इसको एकल बॉन्ड COOH से, इथर हो गया एकल बॉन्ड O से, ईस्टर हो गया COOR से, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया COX से, एसिड अमाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया CONH2 से। और आ जाता है आगे अगर बात करें हम तो मिल गया नाइट्रो, मिल गया तो एकल बॉन्ड NO से। अब कहता है एमीन मिल गया एकल बॉन्ड NH2 से, साइनाइड मिल गया एकल बॉन्ड CN से, आइसोसाइनाइड मिल जाए एकल बॉन्ड NC से, थायो अल्कोहल मिल जाए एकल बॉन्ड SS से, इपॉक्सी मिल जाए तो से, इस प्रकार का होता है। कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन का बीच में इस प्रकार का बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये हमारी है फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक। यदि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में या तो वो एलिफेटिक का हो या एरोमेटिक का हो, यदि उसमें आपका सिर्फ कार्बन कार्बन नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड सिर्फ नजर आ रहा है तो वो अल्कीन का हो गया। कार्बन कार्बन सिर्फ नजर आया, अगर उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो अल्कीन हो गया। यदि कार्बन कार्बन सिर्फ है, ठीक है, और आपको उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, अल्काइन हो गया। यदि कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड खाली रह जाए, ठीक है, इसके साथ में कोई हाइड्रोजन का बॉन्डिंग नहीं है या किसी एलिमेंट का भी बॉन्डिंग नहीं है तो अल्काइल का हो जाएगा। यदि आपके हाइड्रोकार्बन में अगर OH जुड़ा हुआ हो तो क्या बनना जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अगर CHO जुटा हुआ हो तो एल्डिहाइड हो जाएगा। यदि आपको हाइड्रोकार्बन में COOH जुड़ा हुआ हो तो कार्बोजेनिक हो जाएगा। यदि कार्बन में O इस प्रकार का जुटा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन हो और बीच में ऑक्सीजन जुटा हुआ है सिंगल बॉन्ड से तो वो इथर हो जाएगा। अगर COOR के रूप में जुटा हुआ तो एस्टर हो जाएगा। अगर इस COX के रूप में है तो एसिड हैलाइड हो जाएगा। CONH2 के रूप में है तो एसिड एमाइड हो जाएगा। अगर NO के रूप में है तो नाइट्रो हो जाएगा, ठीक है। NH2 के रूप में है तो एमीन होगा। CN के रूप में है तो साइनाइड होगा। NC के रूप में है तो आइसोसाइनाइड होगा। SH के रूप में थायो अल्कोहल होगा। CO के रूप में है तो इपॉक्सी होगा। अब याद रखना हैलोजन क्या है, हैलोजन। अगर सिर्फ X के रूप में है तो हो जाएगा हैलोजन। इसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं, स्ट्रेटिन आते हैं। आपको भली भांति ज्ञात होगी हैलोजन में कौन कौन तत्व आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रेटिन आ जा रहे हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे। आगे सीख लेते हैं छोटी सी झलक और क्या सीख लेना है, बटरूट। अब सीख लीजिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट। अभी आपका कोई चैप्टर नहीं चालू हुआ है। एक बेसिक और फंडामेंटल जो टर्म है इसे अवश्य सीखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके सहपाठी भी जिनको केमिस्ट्री भारी भरकम लगती है वो इन चीजों को आसानी से सीख सके। तो आइए सीखते हैं बटरूट या रूट बर्ड। रूट बर्ड या बटरूट। बटरूट या रूट बर्ड क्या है,
नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बनों की संख्या है एक्चुअली में, कार्बनों की संख्या क्या है दोस्तों, कार्बनों की संख्या जो है इसी को हम लोग बोल रहे हैं रूट वर्ड या वर्ड रूट। क्लियर। कहता है कि यदि कार्बन एक है, हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बन की संख्या एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, 10 है, एक कार्बन होगा तो क्या होगा, उसका नाम होता है वर्ड रूट में मेथ। दो कार्बन हो उसका नाम होता है एथ, तीन कार्बन हो उसका नाम होता है प्रोप, चार कार्बन हो उसका नाम होता है ब्यूट, पांच कार्बन हो उसका नाम होता है पेंट, छह कार्बन हो उसका नाम होता है हेक्स, सात कार्बन हो उसका नाम होता है हेप्ट, आठ कार्बन हो उसका नाम होगा ऑक्ट, नौ कार्बन होगा उसका नाम होगा नॉन, 10 कार्बन होगा उसका नाम होगा डेक। एक कार्बन क्या नाम बोले, मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रो, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन है, आठ कार्बन को बोल रहे हैं ऑक्ट, नौ कार्बन को बोल रहे हैं नॉन और 10 कार्बन को बोल रहे हैं डेक। उसी प्रकार से 11 कार्बन होगा तो अनडेक, 12 होगा डोडेक, 13 होगा ट्राइडेक, 14 होगा टेट्राडेक हो जाएगा, 15 होगा पेंटाडेक, 16 हो जाएगा तो हेक्साडेक, 17 होगा हेप्टाडेक, 18 होगा ऑक्टाडेक, 19 होगा नॉनाडेक। क्रमशः इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएंगे। ये वर्ड रूट हो गया। अभी आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ उदाहरण आपको सिखाते हैं बनाने के लिए। जैसे आपने देखा अल्केन, क्या देखा अल्केन, अल्केन कहता है इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CH2N प्लस में 2, कार्बन जो होगा ठीक है, और हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से दो अधिक होंगे तब वो बन जाएगा अल्केन। अब इसमें आता है कि कैसे आ गया, तो अब यहाँ पर वैल्यू रख लेना है, अगर C1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 2, फिर रखोगे C2 करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस में 2, इनके जगह 3 करेंगे तो H2 इंटू 3 प्लस में 2, C4 करेंगे H2 इंटू 4 प्लस में 2, क्या मिल रहा है, मिल गया CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इस क्रमशः के रूप में मिल रहा है। अब तो यहाँ कार्बन एक है और यहाँ पर हम चल रहे हैं अल्केन के पास, किसके पास, अल्केन के पास। अब यहाँ पर जो सफिक्स वर्ड है वो सफिक्स वर्ड है एन, क्या है एन। अब कहता है कि अब इसका जो नाम है तो याद रखना है, ठीक है, क्या रखना है, नाम में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम में एक छोटी सी फॉर्म आपको याद रखना है, रूट वर्ड प्लस सफिक्स, और एक में होता है साइड चेन प्लस मेन चेन। ये मेन चेन का ही पार्ट है रूट वर्ड प्लस सफिक्स। आगे हम बताएंगे कि मेन चेन क्या है, साइड चेन क्या है, पैरेंट चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन क्या होते हैं, हम आगे की चैप्टर में समझाएंगे, ठीक है, बने रहेंगे। अभी देखिए इसे, ये कार्बन है, एक कार्बन को बोला गया मिथ और यहाँ सफिक्स है एन, तो क्या हो जाएगा, मिथ जोड़ एन बराबर हो जाएगा मीथेन। मिथ जोड़ एन क्या बन जाएगा दोस्तों, मीथेन। इथ जोड़ एन क्या बनेगा, इथेन। प्रोप जोड़ एन क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ब्यूट जोड़ एन क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। पेंट जोड़ एन बनेगा पेंटेन। हेक्स जोड़ एन बनेगा हेक्सेन। हेप जोड़ एन बनेगा हेप्टेन। ऑक्ट जोड़ एन बनेगा ऑक्टेन। नॉन जोड़ एन बनेगा नॉनेन। डेक जोड़ एन बनेगा एन। अगर अल्कीन की बात किया जाए तो उसमें सफिक्स जो आ रहा है इन, तो इन जोड़ेंगे तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। अगर चलते हैं आयन पे तो मीथ जोड़ आयन मीथाइन, इथ जोड़ आयन इथाइन, प्रोप जोड़ आयन प्रोपाइन, ब्यूट जोड़ आयन ब्यूटाइन, पेंट जोड़ आयन पेंटाइन, हेक्स जोड़ आयन हेक्साइन, हेप्ट जोड़ आयन हेप्टाइन, ऑक्ट जोड़ आयन ऑक्टाइन, नॉन जोड़ आयन नॉनेन और डेक जोड़ आयन क्या बन जाएगा, डेकेन। तो बच्चों लोग क्लियर है आप लोगों को। अब सीखना है कि अगर हमें अल्काइल आ जाता है तो आयल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनल और ठीक है। अगर हम चलते हैं ठीक है अल्कोहल पे तो अल्का नॉल आता है, तो नॉल तो मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, नॉनानॉल, डेकानॉल। अगर चलता है अल्डिहाइड पर तो उसका अल्का नल चलता है, तो अल्का नल पे क्या मिलेगा, मिथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टानल, ऑक्टानल, नॉनानल और
डेकानल। अगर चलते हैं ईथर पे तो डायमिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर, प्रोपाइल ईथर, ब्यूटाइल ईथर, पेंटाइल ईथर, हेक्साइल ईथर, हेप्टाइल ईथर, ऑक्टाइल ईथर, नॉनाइल ईथर, डेकाइल ईथर। यहाँ तक नाम शायद आपको कंप्लीट हो गई होगी। ये बेसिक टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि मीथेन किस प्रकार हो रहा है, इथेन किस प्रकार हो रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ ताकि वो हमारे वीडियो के माध्यम से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सके और अपने जीवन में रसायन शास्त्र की कठिनाइयों को दूर कर सके और अपने मुकाम को हासिल कर सके। सभी को धन्यवाद, और यहीं पर क्लास की आपको समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।